आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हिमालय के ग्लेशियर खत्म होने के बाद भारत पर पड़ने वाले प्रभाव। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आईपीसीसी के रिपोर्ट 6 में तथा यूएनएफसीसी के रिपोर्ट में काफ़ी बार यह जिक्र हुआ है कि आने वाले समय में ग्लेशियर्स जो है पिघल जाएंगे। तो ऐसे में भारत पर दीर्घकालिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, और जैसा कि कई रिपोर्ट्स में यह खुले तौर पर बताया गया है कि 21वीं सदी तक कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान औसत रूप में बढ़ने वाला है। अभी पृथ्वी का औसत तापमान अगर देखें हम, यह लगभग 15.1 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसमें 2 डिग्री बढ़ने वाला है तो इसका मतलब है ये 17.1 डिग्री सी के आसपास होगा। लेकिन कई रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि या तो लोग कह रहे हैं कि 2 डिग्री के आसपास बढ़ेगा, लेकिन वास्तविक जो तथ्य होंगे वो इससे काफ़ी अलग होंगे और काफ़ी अधिक होगा। तो इसका मतलब है कि जब तापमान ही बढ़ जाएगा तो बर्फ़ तो जैसा कि हम लोग को पता है कि वो पिघल जाएंगे। तो हिमालय में जितने भी बर्फ़ हैं धीरे धीरे पिघलेंगे। तो इसका भारत पर पड़ने वाला व्यापक प्रभाव को हम लोग संक्षेप में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, हिमालय में जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनसे कई नदियाँ निकलती हैं। कुछ नदियाँ पाकिस्तान में जाती हैं जिन्हें पंचनद नदियों के नाम से जाना जाता है। उसमें सिंधु और रावी, चेनाब, ब्यास ये सब हैं। लेकिन भारत में भी कुछ नदियाँ आती हैं, जैसे गंगोत्री से निकली हुई हमारी गंगा नदी है, चाहे यमुना से निकली हुई बंदरपुर से निकली हुई यमुना नदी है। तो ऐसे में काफ़ी नदियाँ हैं। तो उन्हीं नदियों को ध्यान में रख के विशेष रूप से हम लोग इसको कवर करेंगे कि जब बर्फ़ ही नहीं रहेगी तो पिघलेगा क्या, और पिघलेगा जब पिघलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं तो जल ही ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि नदियाँ सूख जाएंगी, नदियाँ दीर्घकाल में सूख जाएगी। इसका मतलब है कि अभी जो गंगा है, यमुना है और जितने भी उनकी सहायक नदियाँ हैं जो हिमालयी नदियाँ हैं, ख़ास तौर से चाहे वो कोसी हो, चाहे वो काली नदी हो, चाहे वो रामगंगा हो, तो ऐसे में देखते हैं कि ये नदियाँ सूख जब जाएंगी तो इनका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अब ये प्रभाव देखते हैं। पहला, जैसा कि हम लोग को पता है कि कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब कृषि का उत्पादन कम हो जाएगा। कारण क्या है? जल ही जब नहीं है या कम हो गया है तो कृषि के लिए जल ही नहीं है तो उत्पादन होगा ही नहीं, क्योंकि बिना सिंचाई के कृषि संभव नहीं होता है। दूसरा है कि हम लोग ये जानते हैं कि मृदा का निर्माण भी एक प्रक्रिया के द्वारा होता है और इस प्रक्रिया में नदियों का विशेष महत्व होता है। इसमें 4 प्रकार की मृदा जो है ख़ास तौर से बनती है और उसमें से बांगर और खादर विशेष प्रकार की मृदा है जो काफ़ी उत्पादक होती है। और अगर ये मृदा बने ही नहीं, कारण यह है कि अब नदियाँ ही जो है सूख गई हैं या कम हो गया है जल, तो ये मृदा भी निर्माण नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा? मृदा का उपजाऊपन या उर्वरकता नष्ट हो जाएगी। अब जब मृदा ही कमज़ोर किस्म का हो गया तो उत्पादन भी कम होगा। दूसरा है, हम लोग जानते हैं कि अगर आस पड़ोस में कोई नदी गुजरा हुआ है तो वहाँ का भौम जल स्तर बढ़ जाता है। लेकिन जब नदियाँ सूख जाएंगी तो भौम जल स्तर में गिरावट होगा। और इसका मतलब है कि अभी कोई 100 फीट में पानी निकल रहा है जहाँ पर नदियाँ गुजरी हुई है, अब सूख जाएंगी तो वो हो सकता है 500 फीट, 1000 फीट या 2000 फीट भी चला जाए नीचे जल। और अगर कोई सोर्स नहीं मिलता है, अगर निरंतर आपूर्ति नहीं होता है किसी तरह से जल का, तो ये तो पूरा भौम जल को हम लोग साफ़ कर देंगे। वो तो 0% में भी ले आया जा सकता है कि आप कितना भी खोद लीजिए, अब जल निकलने वाला है नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब जल ही नहीं होगा तो हम लोगों को पता है बिना जल के जीवन की कल्पना असंभव है। तो ऐसे में क्या होगा कि लोग आपस में ही लड़ेंगे। अगर थोड़ा सा भी जल जा रहा है, बह रहा है, तो लोग आपस में ही संघर्ष करेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि बोलिविया में एक विश्व युद्ध हुआ था जिसे जल युद्ध हुआ था। तो यह बोलिविया के जल युद्ध की तरह ही कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे संकट को हम लोग
जनरली देख सकते हैं भविष्य में। नेक्स्ट बिंदु के रूप में हम लोग देखते हैं कि जल जब होता है तो वहाँ पर मत्स्यन भी अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन होता है, और अगर मान लिया जाए जल ही नहीं है तो मत्स्यन के व्यापार पर, उत्पादन पर भी, दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। तो मत्स्यन पर भी प्रभाव पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि अभी ना सिर्फ नदियों में मछलियों का पालन किया जाता है, बल्कि कई छोटे छोटे हौदे बना के भी उनका पालन किया जाता है। तो जल ही नहीं होगा तो इसका भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। नेक्स्ट है इसमें कि अभी एक एक्वापॉनिक्स का विचार आया है, साथ ही साथ हाइड्रोपोनिक्स का विचार आया है, और एक एल्गी कल्चर की बात होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि शैवाल की खेती करते हैं और उससे बायोडीजल बनाते हैं। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी प्रोडक्शन है, सारे प्रोडक्शन प्रभावित होंगे, क्योंकि जल इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा, जैसा कि हम लोग को पता है कि जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो बहुत ही ऊंचाई से नदियाँ जब निकलती है और नीचे मैदान में आती है, तो इस जल को अगर किसी बैराज के थ्रू या बहुउद्देशीय परियोजना के थ्रू पानी को अगर रोक दिया जाता है तो यहाँ से बिजली उत्पादन जो है हम लोग का होता है। इसमें से किशन गंगा प्रोजेक्ट भी काफ़ी नाम रहा हुआ है उनका। तो हम लोग कई प्रोजेक्ट्स के थ्रू बिजली उत्पादन करते हैं। जब नदियाँ ही सूख जाएंगी, जल ही नहीं रहेगा, तो ये भी जो प्रोजेक्ट्स हैं बंद पड़ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जल जो है, जब संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा का मतलब होता है कि आस पड़ोस के माहौल और जो वहाँ का वेपर है उसके थ्रू जब वर्षा होती है, ये जनरली तब होता है जब अधिक तापमान किसी स्थल पर हो जाता है और उसके कारण आस पड़ोस के जलवाष्प में कन्वर्ट होकर वर्षा के बूंदों में तब्दील होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि जब नदियां ही सूख जाएंगे तो आस पड़ोस में जल की मात्रा कम होगी, तो इसके कारण क्या होगा, संवहनीय वर्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा और वर्षा कम हो जाएगी। नेक्स्ट बिंदु के रूप में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी एक जनरली बात देखते हैं कि नदी जो है परिवहन का भी स्रोत होती है। नदी परिवहन अभी जनरली हम लोग देखते हैं कि हल्दिया से लेके वाराणसी से लेके हल्दिया तक वाटरवेज बनाया जा रहा है, नेशनल वाटरवेज। तो इसमें से कई हैं, कुल मिला के 111 वाटरवेज है। तो जब नदियां ही सूख जाएंगी तो उनमें बोट नहीं चलेंगी, और जब बोट ही नहीं चलेगी तो ये नदी परिवहन भी जो भी संकल्पना है, जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं दीर्घकाल में, हो सकता है उस पर नेगेटिव रिटर्न आएंगे। और नदियाँ पूरी तरीके से सूखती हैं तो फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है इसका। नेक्स्ट बिंदु है हमारा पर्यटन के बारे में। हम लोग जानते हैं कि नदियाँ जो हैं बहुत ही कल्चरली बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हैं, ख़ास तौर से चाहे वो काशी हो, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे गंगा स्नान हो। ये सारी बातें इस पर डिपेंड करती हैं कि जब तक ये हैं, जीवित हैं नदियाँ, तब तक इसका महत्व है। चाहे वो सोनपुर का मेला हो, तो ये सांस्कृतिक महत्व का भी विषय है, सांस्कृतिक महत्व का भी विषय है, और यह भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा हम लोग के साथ। अब एक बड़े टॉपिक के रूप में ही देखते हैं, नदियों का व्यापक एक और बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, और वह प्रभाव है नगरों पर। तो हम लोग जानते हैं कि जनरली नगर अगर नदी के किनारे है तो काफ़ी समृद्ध होती है, और अगर नगर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर नदियाँ सूख जाती हैं तो कोई भी नगर जो होता है उसमें मल जल की सुविधा होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, जितना भी गंदगी होती है सारी नदियों में डाल दिया जाता है। अगर नदियाँ ही ना रहें तो ये जितने भी कचरा अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसका निपटान मुश्किल हो जाए, अपशिष्ट पदार्थ का निपटान कठिन हो जाएगा। तो इससे में क्या होगा कि नगर बनाना भी एक टफ वर्क हो जाएगा। अभी तो बहुत आसानी से हम लोग नगर बना देते हैं नदियों के किनारे, चाहे दिल्ली है, दिल्ली का सारा कचरा जो भी अपशिष्ट मल है सारा यमुना नदी में डाल दिया जाता है। दूसरा है कि हम लोग जानते हैं कि अधिकांश फैक्ट्रियाँ नदियों के किनारे ही बनते हैं। कारण क्या है कि
फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीली रसायन जो है और अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उत्पादन का कॉस्ट घटता है, नदियों में डाल दिया जाता है। और यह जो होता है, नदियों में जो अपशिष्ट डाला जाता है वो समुद्र में चला जाता है। इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है और किसी ठोस निपटान के बिना ही हम लोग नदियों के सहयोग से उत्पादन प्रक्रिया को तीव्र कर देते हैं, तो यह भी प्रभावित होगी। और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि नदियों के कारण ही हड़प्पा सभ्यता हो, जो काफ़ी समृद्ध हुई थी, और उसके एक पतन के कारण में यह भी माना जाता है कि नदियों ने अपना डायरेक्शन बदल लिया था, या तो फिर नदियाँ सूख गई थी, कारण जो भी हो। लेकिन अगर नदियाँ सूखती हैं तो शहर भी विस्थापित होती है, तो विस्थापन का भी एक बड़ा रोल होगा। और अगर विस्थापन बहुत होगा तो ऐसे में लोगों के जीवन की अनिश्चितता बढ़ेगी, जीवन की अनिश्चितता बढ़ेगी। कारण विस्थापन, तो ऐसे में ना सिर्फ खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा, साथ में विस्थापन होगा, तो ऐसे में हिंसा, अपराध जैसी गतिविधियां भी काफ़ी तेज़ी पकड़ेगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नगरों पर पड़ने वाला प्रभाव, जैसे कि नदियां दो भागों में बटी है, एक पाकिस्तान में कुछ जा रही हैं, एक भारत में जा रही है, तो इससे पाकिस्तान भी प्रभावित होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग नदियों के प्रभाव के बारे में देखें कि हिमालय अगर सूखती है तो नदियाँ सूखती हैं, और उससे कितने बड़े प्रभाव आने वाले हैं भारत पर। और अब इसी के नेक्स्ट बिंदु की तरफ हम लोग चलते हैं। जब हिमालय की ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे तो हिमालय एक आवास के रूप में भी है। और ये आवास किनका है? कुछ जानवर का है और कुछ जलीय जीवों का है। जानवर जैसे कि हिम तेंदुआ हो गया, पोलर बियर हो गया, ध्रुवीय भालू, गंगा में डॉल्फिन है, और चंबल में और गंगा में भी काफ़ी सारी घड़ियाल हैं। तो इसके साथ ही हिमालय क्षेत्र में काफ़ी औषधीय पौधे और पेड़ होते हैं जो विशेष रूप से वहीं उपजते हैं। तो ऐसे में ये सारे चीज़ इम्पैक्ट होंगे। अब जैसे कि हिम तेंदुआ जनरली स्नो में ही रह सकते हैं, बर्फ़ में ही रह सकते हैं। अब बर्फ़ ही वहाँ ख़त्म हो जाएगा मान लिया जाए, तो अब ये जो है हिम तेंदुआ चल के तो नहीं जा सकता है ना अंटार्कटिका, क्योंकि अब अंटार्कटिका में ही बर्फ़ उपलब्ध है, क्योंकि बीच में इतना समंदर है, हिंद महासागर बीच में पड़ता है। ये देखिए हिंद महासागर इधर बीच में पड़ता है, अंटार्कटिका नीचे है, तो इम्पॉसिबल है कि इधर से सफ़र करके इधर ये जाए। तो ऐसे में क्या होगा, इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। अब डॉल्फिन जो है स्वच्छ जल में ही रह सकती है। जब स्वच्छ जल ही नहीं बचेगा, स्वच्छ जल का मतलब होता है कि जिसका खारापन कम हो, जिसमें नमक की मात्रा कम होती है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि नदी जो है गुजर रही है ये गंगा, तो गंगा की जितनी भी डॉल्फिन्स हैं वो जाके बंगाल की खाड़ी में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये खारापन है यहाँ पर अधिक है, तो ये मर जाएंगी। तो ऐसे में आवास के रूप में भी काफ़ी जीवों को इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बर्फ़ पिघलता है तो हिमालय की वास्तविक ऊंचाई भी कम हो जाएगी, और वास्तविक ऊंचाई कम हो जाएगी, इसका कई तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। वास्तविक ऊंचाई जैसे ही कम होगी तो उत्तर भारत में, जैसे कि हिमालय से निकटता होने के कारण, बर्फ़ होने के कारण वहाँ पर ठंड का प्रभाव थोड़ा रहता है। तो ठंड का प्रभाव जब होता है, जब बर्फ़ ही नहीं बचेगा, तो इसका मतलब है गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जब हिमालय की ऊंचाई कम हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा कि साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं भी भारत में प्रवेश करेंगी।
जब हवाएं भारत में प्रवेश करेंगी तो इसका मतलब है ठंडापन फिर से ये बढ़ेगा। अब इन दोनों को मिला के जनरली हम लोग देखें तो हो सकता है कि ठंडा ज़्यादा बढ़ जाए या हो सकता है मौसम थोड़ा गर्म हो जाए। तो ये समय ही बताएगा कि कितना होगा, क्योंकि कितना हाइट इसका पिघलता है और वास्तविक रियल आंकड़े हमारे पास नहीं है, बस एक कल्पना है। तो ऐसे में समय के साथ ही हम लोग को ओरिजिनल आंकड़े पता चलेंगे कि इन दोनों के प्रभाव को मिला के क्या सम्मिलित प्रभाव आने वाला है, ठंडा बढ़ेगा या गर्मी बढ़ेगा। इसके साथ ही हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है एक प्राकृतिक सुरक्षा का भी काम करता है, चाहे वो चीन से हो चाहे वो पाकिस्तान से हो। जब बर्फ़ ही नहीं होंगे तो यहाँ पर टफ सिचुएशंस भी कमज़ोर होंगे और ऐसे में क्या होगा कि इसकी भेद्यता बढ़ जाएगी और जब भेद्यता बढ़ेगी तो आक्रमण भी होंगे या तो फिर आक्रमण करना आसान हो जाएगा। अभी जनरली क्या होता है कि ठंड के मौसम में यहाँ पर भारी ठंडापन के कारण जनरली हम लोग अपने आर्मी को वापस बुला लेते हैं और ऐसे में क्या होता है कि वह बिना सिक्योरिटी के ही हिमालय खुद ही उसकी सुरक्षा करती है। लेकिन जैसे ही वहाँ ग्लेशियर्स ही ख़त्म हो जाएंगे तो प्राकृतिक सुरक्षा जो बर्फ़ करती है, वो ठंडापन करती है, वो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए जल हिमालय से निकला तो वो कहीं तो गिरता है और वो जनरली हम लोग के बंगाल के खाड़ी में गिरता है। जैसे बंगाल के खाड़ी में ये जल गिरता है, चौथा बिंदु के रूप में बंगाल की खाड़ी में ये जल गिरता है, तो इसका मतलब क्या है कि बंगाल की खाड़ी में जो खारापन था वो खारापन कम हो जाता है। कारण कि नदियों का जल जो है थोड़ा मीठा होता है, इसका अर्थ है कि उसमें नमक कम होता है। तो खारापन जैसे ही कम हो जाएगा, तो जैसे खारापन कम होता है तो इसका वाष्पन का दर बढ़ जाता है और इसीलिए क्या होता है कि वर्षा अधिक होती है और चक्रवात भी अधिक बनते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि वाष्पन की, अब मान लिया जाए बंगाल की खाड़ी में जल की मात्रा कम सप्लाई हो रहा है तो खारापन क्या होगा, बढ़ जाएगा, वाष्पन की दर घट जाएगा और वर्षा कम हो जाएगा और चक्रवात भी कम बनेंगे। तो इससे क्या होगा, सूखा जैसी समस्या फिर से आ सकती है। और इसके साथ ही हम लोग पांचवा बिंदु के रूप में एक और देखते हैं, खास एक केस लेते हैं। ये केस है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही है जहाँ जो जनरली हिमालय में स्थित है। तो कश्मीर में हम लोग देखते हैं कि वहाँ की जलवायु कुछ विशेष प्रकार की है, जिसके कारण वहाँ पर कुछ विशेष फसलें उगती हैं। ख़ास तौर से केसर है, चाहे सेब है, चाहे कुछ औषधीय पौधा है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जितने भी हैं इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो इसका मतलब है कि ये इसका उत्पादन भी प्रभावित होगा। और ऐसे में ना सिर्फ यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि यहाँ पर कुछ खास किस्म के घास भी होते हैं, मर्ग और बग्याल, ये सब भी वहाँ के घास पे प्रभावित होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो चरवाहा है, चरवाहा समुदाय, वह भी प्रभावित होगी। और जैसा कि पता है हम लोगों को कि हाइट में, बहुत ऊंचाई में जल प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है और अगर मान लिया जाए वहाँ पर जल ही ख़त्म हो गया है, अब जल ही ख़त्म हो गया है तो कश्मीर में जीवन भी टफ हो जाएगा। अभी हम लोग कहते हैं कि वह एक छोटा स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड तब तक ही है जब तक वहाँ जल है, बिना जल के तो जीवन भी संभव नहीं है। तो ऐसे में एक नवीन चुनौती का सबको सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट बिंदु हमारा है मरुस्थलीकरण के विषय में। अगर हिमालय में बर्फ़ जो है कम हो जाएंगे तो एक इसका मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। भारत में जितना भी ज़मीन है, इसको दो फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। पहला, जब बर्फ़ ख़त्म हो जाएंगे तो जल की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा कम होगी तो बिना जल के जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जीवन संभव नहीं है तो पेड़ पौधे, जीव जंतु वहाँ पर सर्वाइव करना कठिन हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर जो है छोटे मोटे घास भी नहीं उग पाएंगे और मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, अर्थात भूमि जो है बिना किसी खास जीव के ही
निर्वनीकरण के रूप में बढ़ेगा और इससे में क्या होगा कि उस मृदा का अपरदन तीव्र होगा और भूमि अपरदन के कारण वहाँ पर जीवन टफ हो जाएगा। और इसी के दूसरे बिंदु के रूप में है कि जब तक हिमालय में बर्फ़ है तो बर्फ़ बहुत ही चमकीला होता है और चमकीला होने के कारण अगर इस पर प्रकाश पड़ता है तो इसी प्रकाश को डायरेक्ट ये शीशा की तरह काम करते हुए वो वापस भेज देता है। तो इससे क्या होता है कि सूरज से आने वाला जो प्रकाश है वो वापस जाता है तो पृथ्वी का तापमान संतुलित होता है। अब क्या होगा, तापमान संतुलित है लेकिन ये बर्फ़ रहेगा ही नहीं, तो ये शीशा ख़त्म हो गया। अब लाइट आएगा और यहीं पर सारा अवशोषित कर लिया जाए तो तापमान यहाँ पर बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि हिमालय क्षेत्र में जो अभी न्यून तापमान वाला क्षेत्र है उसमें तापमान बढ़ जाएगी। अब इन सब बिंदुओं को देखने के बाद हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक जनरल कंसेप्ट के रूप में मल्टी इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, साथ में साथ हम लोग देख सकते हैं कि कई साई-फाई मूवीज़ में यह दिखाया गया है कि कैसे जल के बिना जीवन टफ है और मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसे मूवीज़ जैसे मैड मैक्स फ्यूरी रोड और ड्यून ऐसे मूवीज़ हैं जो जिनमें ये दिखाया गया है कि कैसे जीवन बिना जल के समाप्त होती है और मरुस्थलीकरण के कारण जीवन टफ हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम लोग अगली बार मिलेंगे। ख़त्म करते हैं।